हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इनके आंसर तक हमें कैसे पहुंचना है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था 24 अप्रैल यानी कल, और ऑल इंडिया लेवल पर ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन हुआ था। तो आगे भी अनअकैडमी आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट लेके आती रहेगी। जरूर पार्टिसिपेट करिए, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होगी अगर आप इसको देते रहेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। इट्स फॉर फ्री। एंड ऑल्सो देखो, अगर आपको इसको ऑफलाइन देना है तो आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर आप आकर यहाँ पर दे सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 25th क्वेश्चन तक जो डिस्कशन है वो कर लिया था। आज हम 26th क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 26th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, इन द मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में था, सुप्रीम कोर्ट ओपन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है, यह आपने पहले ही पढ़ते ही आप देख लेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी है, द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये समझने वाली है। माना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर एनफोर्सिएबल एंड डीपीएसपी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को हम एब्सोल्यूट मान लेंगे या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इतने ऊपर हो जाएंगे कि हम अमेंड भी नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इनको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए। Let's move on to the next question. That's the 27th question. Which of the following provision is or are enshrined in the Article 51A of the Indian Constitution? ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी जा रही है। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो जितने भी जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे। तो मतलब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्कोर कर सकते हो अगर आपने अपनी लक्ष्मीकांत अच्छे से कवर करी है, और फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपी हो गया, ध्यान से समझा है। और जैसे हो गए, जैसे प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर इंपॉर्टेंट है उनका ऑफिस, ये सब आपने अगर अच्छे से कवर करें तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर क्वेश्चन आता है पॉलिटी का तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर थे 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में था। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल सही बात है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सही बात है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, देयरफॉर द आंसर शुड बी डी। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है, तो सारे ही फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको सबको देख लीजिएगा कि हमें क्या करना है। हमें सेफ गार्ड रखना है इंडिया की सोवरेनिटी का, यूनिटी का, इंटीग्रिटी का। एंड अगर हमें बुलाया जाएगा तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड प्रोवाइड नेशनल सर्विस। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो ड्यूटीज हैं एज ए सिटीजन लिखी हुई हैं, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इन हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है, अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट इज डीम्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस नॉट क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। देखो 28 का पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें बिल्कुल सही है। द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन द हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपली आप इसको अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट पहले ही पता चल जाएगी कि इट्स अ राइट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट पे जोर देना है बेसिकली। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन or any state is deemed to hold an office of profit and hence not qualified as a presidential candidate। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सेकंड वाला पॉइंट है। ये सेकंड वाला पॉइंट आपको ऐसे समझना होगा कि फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
पहले ये समझो कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट आपको पता है कि सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड है कि ही शुड हैव रीच द एज ऑफ 35। थर्ड है कि वो क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। एंड चौथा है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कोई भी पब्लिक एंटिटी। ये सब है, पर इसके अंदर देयर इज एन एक्सेप्शन। अब यही एक्सेप्शन से ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये आ गई। अब आप देखिए ये क्वेश्चन का आप लेवल देखिए कि कितनी सही तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आए हैं कि आपका भी दिमाग जो है वो चलना स्टार्ट होगा कि अच्छा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हाँ बात तो होती है, पर यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अ सर्विंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ सेंटर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट are not considered to occupy any office of profit. Hence, वो एलिजिबल हैं कि वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए आ सकते हैं, यानी कैंडिडेट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है गलत हो जाती है। अब देखो ध्यान से समझो, अब ये तो देख लिया, अब इसके बाद ये भी देखना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट बताना है। हेंस आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए 29th क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सिंपली आप इसको देखकर बता सकते हैं कि सी इज द आंसर। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, बात करते हैं 30th क्वेश्चन के बारे में। 30th क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी बिल। अब देखो मनी बिल में क्या क्या आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद मनी बिल, ठीक है। 110 आर्टिकल बिल्कुल याद रखना है इसको, इसे डील करता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, सही बात है। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तीनों ही आते हैं, आंसर है डी। बट इसके साथ साथ द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ मनीज इनटू या फिर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम दीज फंड्स, ठीक है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर इंक्रीज करना है अमाउंट किसी का भी या एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, वो भी इसके अंदर आता है, मनी बिल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मनी बिल के अंदर आती हैं, आपको ये सब याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पहला है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सही बात है। अगर आप कंसोलिडेटेड फंड को पढ़े होंगे तो सिंपली आप जान जाएंगे कि हाँ इसके अंदर है, ये है। फिर उसके बाद सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। देखो पहले तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे सबसे पहले ये ध्यान से देखो क्वेश्चन की अगर हम साइक समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो लास्ट का जो है सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये गलत है, क्योंकि जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं उनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, जो भी वो स्टेट है उसके ऊपर चार्ज होता है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर किनका चार्ज होता है? बेसिकली ये जो है सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि थर्ड वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ए। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द 32nd क्वेश्चन। The Parliament in which of the following condition the Parliament of India is authorized to make laws on subject mentioned in the state list of the Constitution of India?
यानी कि पार्लियामेंट किन किन सिचुएशंस में जो स्टेट लॉज होते हैं, जो स्टेट लिस्ट होती है बेसिकली, उनके ऊपर जो लॉज है उनको लेकर आ सकता है। सबसे पहला है व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। फिर है व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन दी ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। फिर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तब भी हो जाता है, तब भी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कंडीशंस है, यानी कि जैसे अगर दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू या फिर मोर देन टू, अगर जो स्टेट्स हैं वो एक जॉइंट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट के पास रखते हैं तो ये हो जाता है। या फिर व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर एग्रीमेंट हो गए, कन्वेंशन हो गए, तब भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी जो चीजें लिखी हुई है उनके ऊपर जो लॉज है उनको फॉर्मुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी, सारे ही बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लोकसभा कैन एक्सप्रेस अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी लोकसभा को क्या दिखाना है कि ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है इन पे हमें विश्वास नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। क्या क्या चीजें यूज करी जा सकती है? बाय नॉट पासिंग अ मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंशियल इनॉग्रल एड्रेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर उसमें कुछ आनाकानी होगी तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जाएगा कि लोकसभा खुश नहीं है। या फिर बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल, बिल्कुल सही बात है। या फिर बाय पासिंग अ सेंश्योर मोशन और एन एडजॉर्नमेंट मोशन, इससे भी कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं भी लैक कॉन्फिडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। और भी चीज़ें हैं कि हम जो गवर्नमेंट के वाइटल इश्यूज है उन पे कहीं ना कहीं डिफीट कर दें या फिर एक कट मोशन लेकर आ जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं क्या दिखाता है? लैक और कॉन्फिडेंस दिखाता है। एंड देयरफॉर द आंसर इज डी अगेन। बात करते हैं 34th क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एल नीनो, बहुत देर बाद आया है कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अब ये वो कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एल नीनो के बारे में है, इंपॉर्टेंट है एल नीनो, ला नीना, ठीक है, सब आपको इंडियन ओशन डाइपोल सब आपको पता होना चाहिए। अब एल नीनो का ये है, इट इज एन ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिना दैट अकर्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। अब देखो यहीं से ही आप देख लो फिक्स्ड इंटरवल, कितना एक्सट्रीम आपको ये जो स्टेटमेंट है ये देखने को मिल रहा है। कभी भी अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है एक बार उसको सोचो जरूर, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलत ही होगा, बट ओनली लिखा हुआ आ जाएगा या फिक्स्ड लिखा हुआ आ जाएगा या डेफिनेट लिखा हुआ आ जाएगा, ये सारे जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं आपको एक बार ही सोचना चाहिए कि क्या ऐसा है। तो यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं, आप खुद ही सोचो, एक फिनोमिना है, एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जो कि फिक्स्ड इंटरवल पर कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कहते हैं कि नहीं हर 6 महीने बाद एल नीनो होगा, नहीं है हर 1 साल बाद एल नीनो होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहली स्टेटमेंट आप यहीं पे ही एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। उसके बाद है इट इज a climate pattern that describes the unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific Ocean, बिल्कुल सही बात है। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न को दर्शाता है जहाँ पे अनयूजुअल वार्मिंग हमें सरफेस वाटर की देखने को मिलती है ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है, एक वार्मिंग फेज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। अब ये भी आप इजीली समझ पाएंगे कैसे पॉसिबल है कि इंडिया के ऊपर इफेक्ट नहीं हो, इतना बड़ा ग्लोबल फिनोमिना हो रहा है, बल्कि इंडिया के अंदर जो एल नीनो होता है वो क्या करता है, जो हमारा जो मॉनसून होता है कहीं ना कहीं उसको वीक कर देता है, ठीक है। इंडिया के अंदर ही नहीं, अगर हम जो साउथ ईस्टर्न जो एशिया हमें देखने को मिलता है, जो कंट्रीज हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं वीक, लेसर देन द नॉर्मल हमें जो मॉनसून है, जो रेनफॉल है वो देखने को मिलती है ड्यू टू एल नीनो। वेराज जब हम ला नीना की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बल्कि हमें मॉनसून अच्छा देखने को मिलता है। ओके तो अब इसमें क्या बताना है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब इसमें भी आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो नॉट करेक्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 1 and 3 ओनली। चलिए बात करते हैं 35th क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवर्स हेल्थ आउटकम एसोसिएटेड विद बायोमेडिकल वेस्ट। देखो बायोमेडिकल वेस्ट के आउटकम के बारे में बात करी जा रही है। अगर आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो आउटकम्स हैं वो भी नेगेटिव में देखने हैं। पहला क्या है? डिक्लाइन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खुद ही सोचो, ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म
बढ़ना एक खतरा है या फिर कम होना एक खतरा है, उनका बढ़ना एक खतरा है। और ये बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से ये बढ़ेंगे ही, कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे केमिकल से और सब चीज़ों से। फिर उसके बाद रेडिएशन बर्न, बिल्कुल सही बात है। फिर केमिकल बर्न अराइजिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसअफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एक्टिविटी, सही बात है। थर्मल इंजरीज अकरिंग इन कंजक्शन विद ओपन बर्निंग एंड द ऑपरेशन ऑफ मेडिकल वेस्ट इंसिनरेशन, ठीक है, ये सारे क्या है, नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं। बट ये जो फर्स्ट वाला है ये ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग जा रहा है। इसे 35th का जो आंसर है दैट विल बी 2, 3 एंड 4। डिक्लाइन नहीं, हमें राइज देखने को मिलेगा ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बात करते हैं 36th क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज आर करेक्ट। देखो, अगर ये आपको नहीं आता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप ऐसी चीजों को याद रख लो, क्योंकि ये आ जाता है 1 लाइनर में आ जाता है, आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल टिन, बिल्कुल सही बात है। ब्राजील प्रोड्यूसेस वन ऑफ द हाईएस्ट हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत डेफिनेट स्टेटमेंट है। देयरफॉर द आंसर इज डी। सारे ही स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। पहला है दे आर शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेटिंग ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। उसके बाद है देयर अराइवल इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन ड्रॉप इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर। देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर ज्योग्राफी से है। यहीं से ही आप जो सेकंड स्टेटमेंट है उस पर आप शंका कर सकते हैं। यहाँ पे सडन ड्रॉप की बात करी जा रही है, वेयर एज हमें देखने को मिलता है एक सडन राइज, ठीक है। तो यहीं पे जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं ये गलत हो जाती है। एक बढ़ना हमें देखने को मिलता है कि रात को क्या होता है, नाइट टेम्परेचर जनरली थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा रेज हो जाता है। एंड इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप, सही बात है। विंटर्स की क्योंकि बात हो रही है, रबी क्रॉप्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हमें देखने को मिलते हैं। Therefore, the answer of this particular question is C, 1 and 3 only, क्योंकि second statement is wrong. बात करते हैं 38th क्वेश्चन के बारे में। It is a unique rice variety in the coastal areas of Alappuzha, अर्नाकुलम, थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये अब देखो, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन आपको अगर आपने पढ़ा है आप तभी कर पाओगे, आप अंदाजा लगाओगे तो शायद ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको तभी अटेम्प्ट करो उनको जब आपको इनके बारे में आपने पढ़ा है। जैसे कि अगर हम इस वैरायटी के बारे में बात करें, ये वैरायटी कैसी है, सबसे पहले तो सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी, टॉल एंड फ्लरिशेस अंडर फ्लड लाइक कंडीशन चाहिए इसको उगने के लिए। कहाँ पे मिलती है, अलापुजा, अर्नाकुलम, थिरुसूर, ठीक है, ये सब जो जगह है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद द साइकिल इज कॉल्ड वन फिश वन राइस, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिश कल्चर देखने को मिलता है। मतलब इतने पानी की जगह पे जहाँ पे फिशेज भी तैर रही हैं, वो जी रही हैं, वहां पे ये कहीं ना कहीं साइड में उगते हुए हमें राइस की वेराइटी नजर आ जाती है। And in which fish is grown up to April 15, after which the field are drained before the first bout of the rain, get them rid of the salt. The season goes up to the October when they are brought under fish culture again, ठीक है। अब देखो, इसका आंसर है द फर्स्ट वन, पोखाली। ये जो पोखाली है राइस कल्टीवेशन, ये कहीं ना कहीं न्यूज के अंदर था। एंड इट हैव a beating with COVID-19 lockdown preventing timely field preparation even as the monsoon season appeared to have set in, ठीक है। तो COVID-19 से रिलेटेड ये देखने को मिला था कि COVID-19 के अंदर भी हमें ये कहीं ना कहीं ये जो पोखाली है ये हमें बढ़ती हुई नजर आई। ये कहीं ना कहीं इसलिए न्यूज के अंदर था। ये हमें आलपुजा, अर्नाकुलम, थिरुसूर यहाँ देखने को मिलती है। सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट है एंड फ्लड लाइक कंडीशन में उग जाती है जहां पर फिश कल्चर भी होता है, इसलिए द साइकिल इज कॉल्ड वन फिश एंड वन राइस, ठीक है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखो, दामोदर को तो आप ऐसे ही हटा दोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये जो दो हैं इनके बारे में भी आपको अंदाजा होना चाहिए। देखो, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो आप इजीली ये जो लास्ट वाला है IR8, इसको तो आप पहले ही हटा दो। IR8 एक इंपॉर्टेंट राइस वैरायटी थी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के टाइम पर, ठीक है। तो ये तो यहीं पे अलग हो जाता है। जब हम पॉर्टीरिसिया की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग एक हो सकता था ऑप्शन। ये जो पॉर्टीरिसिया है ये हमें देखने को मिलता है एक वाइल्ड राइस की एक वैरायटी है।
ठीक है। हमें बांग्लादेश एज वेल एज इंडिया दोनों ही जगह हमें ये देखने को मिलता है। ये भी सॉल्ट रेजिस्टेंट है, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बट फ्लड लाइक कंडीशन नहीं चाहिए इसको उगने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जगह कौन सी बताई गई है, स्पेसिफिकली अलपुजा, अर्नाकुलम, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इन्होंने बताए हुए हैं। तो आप यहीं से आप जान जाओगे कि पोखाली राइस वैरायटी के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पोखाली राइस वैरायटी है, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट, पोटेंशियल टू सर्वाइव फ्लड, सैलिनिटी रिमूव्ड बाय द रेन, ठीक है। ऐसा कुछ देखो यहाँ पर आपको फिश कल्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये फ्लड लाइक कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। बात करते हैं 39th क्वेश्चन के बारे में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है द जनरल एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल सही बात है। द प्लेटू इज डिवॉइड ऑफ क्रस्टल फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स, ठीक है, इसको हम अभी देख लेंगे। शिलोंग एंड कार्बी एंग्लोन प्लेटूज आर द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। बिल्कुल सही बात है। देखो पेनिनसुलर प्लेटू की जब हम बात करते हैं जनरल एलिवेशन, हमें इसका वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद इट हैव गॉन रिकरेंट फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट, सबमर्जेंस, ठीक है, इसने देखा है, एक टाइम देखा है पूरा, इसीलिए इट इज अकम्पनीड विद द क्रस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर्स, ठीक है, वो इसके अंदर है, सो इट इज नॉट डिवॉइड ऑफ इट। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिल्ली रिज भी आपने देखा होगा नॉर्थ वेस्ट एरिया में, राजमहल हिल्स हो गए ईस्ट में, गिर रेंज हो गए वेस्ट में, कार्डमम हिल्स हो गए साउथ में, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आउटर एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू के। और हमें इनका जो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, वहां पे हमें शिलोंग, कार्बी एंग्लोन, ये भी हमें एज एन एक्सटेंशन देखने को मिलता है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देयरफॉर द आंसर इज डी 1 and 3 ओनली। इसको आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसके आंसर तक आपको पहुंचना है। बात करते हैं 40th क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशन। द हाईएस्ट सरफेस ओशनिक टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। उसके बाद है द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट विद इंक्रीजिंग ओशनिक डेप्थ। The ocean in the northern hemisphere record relatively higher temperature than in the southern hemisphere। देखो ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं आता है तो सिंपली भी अगर इसको देखोगे ये आपको समझ आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाई? देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर नहीं है। Therefore, this is also the reason why जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है, that is high in the northern hemisphere ocean as compared to the southern hemisphere ocean, ठीक है। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है ये। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कहीं ना कहीं इसकी हमें एक कारण देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। इसलिए ये थर्ड वाला स्टेटमेंट पहले ही सही हो जाएगा। तो आपका जो सी और डी ऑप्शन है, इन दोनों को तो आप एलिमिनेट ही कर दो, सी और डी ऑप्शन में आपको देखना है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द टेम्परेचर डिक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट विद इंक्रीजिंग ओशनिक डेप्थ। कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्म रेट में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज ऑलवेज एट द सर्फेस बिकॉज दे डायरेक्टली रिसीव द हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं हमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि नहीं पहले इसमें ये है, दूसरे में ये है, उसके बाद ये यूनिफॉर्मिटी से चल रहा है, ऐसा नहीं है। देयरफॉर ये जो एक्सट्रीम है इसको आप अलग कर दीजिए, इसीलिए जो आंसर है दैट विल बी C3 ओनली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 41st क्वेश्चन। 41st क्वेश्चन का है कि द अरेबियन सी इज कंपैरेटिवली लेस प्रोन टू साइक्लोनिक स्टॉर्म देन बे ऑफ बंगाल। कई बारी आपको ये हर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए क्या वजह है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड अरेबियन सी इज कंपैरेटिवली लेस प्रोन टू साइक्लोनिक स्टॉर्म एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। अब देखो पहला है द बे ऑफ बंगाल इज हॉटर देन अरेबियन सी, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है अरेबियन सी हैज लोअर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल, ये गलत है। अरेबियन सी के अंदर ज्यादा हायर सैलिनिटी होती है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल एंड इट इज इजियर टू हीट एंड साइमल्टेनियसली जो वाटर होता है विच हैव लोअर सैलिनिटी वो इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद The typhoons originated in the Pacific Ocean influenced the cyclone in the Bay of Bengal। बिल्कुल सही बात है, बट ऐसा अरेबियन सी के कंटेक्स्ट में नहीं है।
फोर्थ है द कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मेक द बे ऑफ बंगाल आइडल फॉर साइक्लोनिक डिप्रेशन। देखो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या होता है, हमें कांस्टेंट इनफ्लो देखने को मिलता है फ्रेश वाटर का, गंगा से ब्रह्मपुत्र रिवर से आता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं वाटर जो होता है वो रिफ्रेश होता रहता है, which basically what it does, it basically makes it impossible for warm water to mix with the cold water below, making it ideal for the depression। एक डिस्टिंक्शन फॉर्म कर देता है जिसकी वजह से जो कंडीशन है साइक्लोन की वो इजीली फॉर्म हो पाती है। ओके, Therefore, 41st क्वेश्चन का आंसर है बी 1, 3 and 4, क्योंकि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। बात करते हैं 42nd क्वेश्चन के बारे में। 42nd क्वेश्चन जो है वो कोर मैपिंग का एक तरीके से हमें देखने को मिला है। इसका आंसर है डी 1, 2, 3, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 5। ये जो एम्स्टेल है ये गलत था। एम्स्टेल जो है वो हमें एम्स्टरडैम नीदरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नीदरलैंड के हमें अंदर देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं 43rd क्वेश्चन के बारे में। 43rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड धौली गंगा रिवर। देखो ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आया है। 43rd का आंसर आप इजीली करेक्ट कर दोगे विष्णु प्रयाग को। ओके, चलिए 44th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। देखो स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम बेसिकली इसका मेन क्या है कि स्मॉल सेविंग्स के तहत जो फैसिलिटीज हैं उसको प्रोवाइड कर सकें, सेफ एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लोगों की हो सके, लोगों के डेवलपमेंट उसके लिए हो सके। इसलिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सारे ही इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम सुकन्या समृद्धि की बात करें, बेटरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड के लिए आया है। ठीक है, इसमें अंदर क्या है कि टेन्योर क्या है कि 21 साल की लड़की हो जाए। ठीक है, फ्रॉम या फिर फ्रॉम द डेट बेसिकली जब आपने अकाउंट खोला है उससे 21 ईयर्स, या फिर आफ्टर द मैरिज ऑफ द गर्ल या आफ्टर शी अटेन्स द एज ऑफ 18। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसका पर्टिकुलरली टेन्योर है। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करते हैं तो 60 साल। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कैपिंग दी हुई है एंड यही सब है इसके अंदर अलग अलग चीजें। ठीक है, ये सारी आपको याद रखनी है कि स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखो सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उजाला, ठीक है, ऐसे बहुत सारी ना आपको सेम से आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप याद रखना उज्ज्वला जो है दैट इज रिलेटेड टू एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन फॉर द पुअर वुमेन। ठीक है, स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए आया था कि क्लीन जो कुकिंग ऑयल है वो हम प्रोवाइड कर सकें, क्लीन कुकिंग फ्यूल हम प्रोवाइड कर सकें रूरल जो इंडिया है उसके अंदर या डिप्राइव्ड हाउस होल्ड के अंदर। नहीं तो क्या होगा, वही लोग जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं वो करते रहेंगे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, कोल का इस्तेमाल हो रहा है, फायरवुड का इस्तेमाल हो रहा है, काउ डंग का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, पोल्यूशन भी कॉज होता है। तो इट्स बेटर कि हम क्लीन कुकिंग जो फ्यूल है उसको प्रोवाइड कर सकें हर हाउस होल्ड तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड है। अब लैंड पोर्ट अथॉरिटी क्यों है, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर की जब बात हो रही थी तो ये जरूर आ रहा था बार बार। अब देखो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक मिनट इसको साफ कर देती हूँ जिससे आप लोग इसको समझ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी पहले पूछ सका है, क्योंकि ये न्यूज के अंदर था तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था कि ये किसके तहत वर्क करती है, ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। हो भी सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही मान लिया, बट ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये वर्क करता है। अब देखो ये क्या काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग या मैनेजिंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो बेसिकली बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसका ये ख्याल रखता है। इसलिए करतारपुर कॉरिडोर की बात करी जा रही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच से ये गुजर रहा है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन आ रहा था। इट मैनेजेस सेवरल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑल अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड ये जो है पर्टिकुलरली ये सेटअप करी गई है बाय लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010। ठीक है, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है वन ओनली, ए इसका आंसर है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 47वें क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई's रूल ऑन ई रूपी। ठीक है, एज ऑफ February 2022 ई रूपी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट फॉर एन ई रूपी प्रीपेड वाउचर इज 1 लाख। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे, करंट अफेयर्स हो सकता है नहीं पढ़े हो, वो सोचोगे अरे नहीं ई रूपी में तो 10,000 था, बट ऐसा नहीं है। अब रिसेंटली February 2022 के अंदर इस जो कैपिंग है इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपीस कर दिया गया है। ओके, तो ये एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में था, न्यूज में था, इसलिए आपसे पूछा गया। इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स अंटिल द बैलेंस इज एग्जॉस्टेड। बिल्कुल सही बात है, देयरफॉर द आंसर इज बी। ठीक है, 47th क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलेगा बी, नहीं सॉरी 42nd क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको सी। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बी नहीं है, सी। हाँ जी, चलिए इसका आंसर है सी 47th क्वेश्चन का। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई हैं और फर्स्ट 1 लाख जो है वो रीसेंट इसमें हमें चेंज देखने को मिला है। ऑल्सो हम ई रूपी का जो वाउचर होता है उसको मल्टीपल टाइम्स हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 48th क्वेश्चन है, एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued under RBI Act 1934, the RBI should retain its previous inflation target of 2 to 6% CPI till। अब देखो कब तक है ये आपको बताना है। अब ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के अंदर था कि रिसेंटली क्या हुआ है, इसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। March 31st 2021 तक ये रख दिया था कि 4% विद अ मार्जिन ऑफ 2% ऊपर हो या नीचे हो, बट अब क्या हुआ है फिर से इसको एक्सटेंशन मिल गया है, तो 31st March 2026 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, 49th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज पब्लिशेस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। ठीक है, अब देखो ये जो रिफॉर्म इंडेक्स है, याद रखिएगा नीति आयोग इसको पर्टिकुलरली लेकर आती है। इसमें मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, और मैक्सिमम वैल्यू है 100। ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। इसके अंदर सबको देखा जाता है, सारी स्टेट्स को देखा जाता है, सारे यूटीज को देखा जाता है, और रैंकिंग दी जाती है उनको कि वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं उसके बिहाफ पर। ठीक है, अब देखो इसमें टॉप किसने करा है ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र ने टॉप किया इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट रैंक आई है महाराष्ट्र की। मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग रिफॉर्म्स ये लेकर आए हैं। बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर डूइंग एग्री बिजनेस कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात आया है सेकंड नंबर पर विद अ स्कोर ऑफ 71.5 आउट ऑफ 100। ओके, एंड ऐसे ही हमें और भी जो स्टेट्स हैं उनका देखने को मिला है। एंड मेजर स्टेट्स लाइक यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु, JNK आर इन दिस ग्रुप। ठीक है, ऑलमोस्ट 2/3 स्टेट कैन नॉट इवन रीच द हाफ वे मार्क ऑफ द रिफॉर्म स्कोर। उसके अंदर हमें ये सब देखने को मिले हैं जो कि हाफ वे भी नहीं पहुंच पाए हैं, 50 स्कोर भी नहीं कर पाए हैं। वो है यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इन जो स्टेट्स हैं इनको इम्प्रूव करने की अपनी जरूरत है। बात करते हैं 50th क्वेश्चन के बारे में। The World Bank defines extreme poverty as those living on less than dash per day। आंसर है इसका $1.90, यानी करीबन 145 रुपीस। अगर हम इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो 145 रुपीस कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी बताइए कि इससे कम अगर कोई इंसान जी रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द 50 क्वेश्चंस। हमने अभी तक 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आगे 2 पार्ट में और ये वीडियो लेक्चर सीरीज आएगी और हम सारे जो आंसर्स हैं उनको डिस्कशन में ले लेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, एंड इनको ज़रूर देखिए, इनको शेयर करिए
वो सारे ग्रुप जिनमें जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उनमें ज़रूर शेयर करिए इसको। ऑल्सो लाइक का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। और ऐसे ही आप ये जो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट हैं जब भी ये आए इनको दीजिए ज़रूर, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।